कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। अच्छा, जो भी कह रहे हैं कि मुझे अपने फेस से लाइव करना चाहिए, ठीक है। 1 सितंबर यानी कि 4-5 दिन बाद से हम बाई फेस ही करेंगे वीडियो। आज थर्ड टेम्पल और उससे जुड़ी भविष्यवाणी को टच कर लेते हैं। बहुत प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड मसलों के, थर्ड टेम्पल, एंटी क्राइस्ट, सिरेन, इन सब के। कई ज्ञानी ऐसे भी होते हैं जो ये बताते हैं कि कल्कि वहीं से आएंगे या कल्कि का डायरेक्ट रिलेशन उस थर्ड टेम्पल से। बहुत सारी बातें, तो कुछ समझ लेते हैं इस टॉपिक को आज। तो जितने भी लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जितने भी अभी कुछ भ्रम में हैं या किसी का प्रश्न है या नहीं करते, सबके लिए देखो, भविष्यवाणी वह वाणी है जैसे भविष्य में होना है। अब भविष्यवाणी जब तक सत्य ना हो जाए वह सबको भ्रम में रखती है। यह भविष्यवाणी का स्वभाव है, नेचर है। अब यह होता है जो भविष्यवाणी कर रहा है उसका अपना ज्ञान, चीजों को देख पाने की क्षमता, यह सब चीजों को अफेक्ट करती है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका एक और अर्थ है कि आप ऐसा ना सोचिए कि कोई भी थर्ड टेम्पल या एंटीक्राइस्ट या सेकंड कमिंग ऑफ जीसस की भविष्यवाणी को सही से कर पाने की पोजीशन में है या फिर डिकोड कर पाने की पोजीशन में है। ठीक है, लोगों को अपना ज्ञान दिखाना होता है, ज्ञान नहीं दिखाएंगे तो फिर लोग कनेक्ट भी कैसे होंगे। पर कुछ अपनी हदें जानते हैं और उन्हें पता है कहाँ तक बोलना है और कहाँ पर रुकना है। पर कुछ लोग अपनी हदें क्रॉस कर जाते हैं। वह ऐसे शो करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ स्पेशली मालूम है, वह बहुत खुश हैं, जैसे उन्हें सब कुछ स्पेशली मालूम है, वह बहुत कुछ है। पर हाँ, उनकी बात ना समय के साथ बदलती रहेगी। वह हर बात के साथ अपनी बात करेक्ट कर ही देंगे। जब भारत पाक युद्ध हो रहा था तब आपने देखा था यूट्यूब के लगभग हर चैनल ने एक आध को लेफ्ट करके पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया था। यहीं से भविष्यवाणी का सत्य होगी, यहीं से 13 मुस्लिम देश साथ में आएंगे, विश्व युद्ध यहीं से शुरू हो जाएगा। अगर उन्हें खुद को पता होता ये ऐसे सीज फायर हो जाएगा तो वो उसकी भविष्यवाणी करते। बोलना नहीं चाहिए, पर उस समय हमें कोई और चैनल नहीं दिखा जो हमारे अलावा यह कह रहा हो कि यह युद्ध ज्यादा नहीं खिंचेगा और विश्व युद्ध अभी समीप नहीं है, मतलब इसी से शुरू नहीं हो जाएगा और यह युद्ध तो कारण बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो थर्ड टेम्पल वगैरह आप ऐसे ही समझो। कुछ लोग कहते हैं थर्ड टेम्पल आखिरी समय में बनना था जब विध्वंस आने वाला हो और किसी मसीहा का आने को भी आना हो। कुछ यह भी कहते हैं थर्ड टेम्पल एक काल्पनिक टेम्पल है और वह रियल में नहीं बनेगा। अब आपको इस बात का उत्तर चाहिए, कितना सही, कितना सत्य, कितना गलत। देखिए, भविष्यवाणियों में क्या होता है, यह हमेशा रहेगा कि जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि वह भविष्यवाणी कर पाए, वह भी उससे अलग अलग समझते हैं और बोलते हैं। तो फिर जो लोग उसे सुनते हैं वह फिर अपने हिसाब से समझते हैं। तो मैं कुछ भी बोलूंगा जरूरी नहीं कि वह मान्य हो, लोग उसे अपने अपने तरह से ही लेंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं उस बारे में। मैं बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा उसकी कुछ बाउंड्रीज होंगी कि किस बात पर क्यों बात नहीं की जा सकती और बात की जा सकती है तो किस पर की जा सकती है। और हाँ, आप उस पोजीशन में आ जाओगे कि आप भविष्यवाणियों को सही से समझ पाओ। पहले तो समझो भविष्यवाणियां सही से डिकोड होती कैसे हैं। 2012 में एक मूवी आई थी, उसका नाम भी 2012 ही था, 2012। मूवी वह सुपरहिट हुई थी, हॉलीवुड की थी, और वह जो मूवी थी वह भी इसी बात पर बनी थी कि 2012 में धरती तबाह होने की भविष्यवाणी हुई थी। तो जब वह मूवी चलती है तो उसमें कई किरदार होते ही हैं मूवी में कई किरदार। अब उसमें भारत भी है, चीन, यूएसए, यूरोप, रूस, सबकी बात आती है। तो वो पिक्चर एक साथ कई फ्रेम्स में चल रही होती है कई जगहों पर। अभी उसमें रूस का सीन आता है, फिर भारत का आता है, फिर चीन। अलग अलग जगह पर धरती तबाह होने के अलग अलग लक्षण आ रहे होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से चीजें इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। सबका उसमें दृष्टिकोण रखा गया है। जो भविष्यवाणियों पर विश्वास कर रहा है वह भी, और जो विज्ञान पर विश्वास कर रहा है वह भी, और जो केवल परिणाम को मान रहा है उसके हिसाब से भी चीजें दिखाई गई है। अब आप यह समझो, दुनिया में अभी बस चल रहा है। दुनिया में विभिन्न हिस्सों के लोग भविष्यवाणियों को अलग अलग तरह से डिकोड कर रहे हैं जैसा उनकी समझ में आ रहा है। परिस्थितियों को अलग तरह से डिकोड कर रहे हैं जैसा उनकी समझ में आ रहा है। प्रत्यक्ष और प्रमाण को अलग तरह से डिकोड कर रहे हैं। और हाँ, जो भी जैसा डिकोड कर रहा है, सबकी अपनी समझ काम कर रही है उसके अंदर। पर एक बात आप याद रखिए, जहां आपने एक भविष्यवाणी को पूरी तरह से सही मान लिया और उसके साथ लिंक बातों को, इसका अर्थ है कि आप दूसरी हर बात को भविष्यवाणी को गलत मान रहे हैं, और ऐसा करना बहुत बड़ी गलती है। अगर आप थर्ड टेम्पल की सारी भविष्यवाणी को सत्य मान लेते हैं तो आप यह मान लो कि फिर कल की भारत से नहीं है। और अगर ऐसा होता तो फिर गीता भी आप गलत कह देते हो। अगर आप कल केवल भविष्यवाणी का कोई सत्य मान लेते हो तो फिर आप कल की पुराण को पूरी तरह हटा देते हो।
अब यह सब करना चाहिए या नहीं, यह सब प्रश्न बाद के हैं। उससे पहले जो प्रश्न आएगा वह यह है कि क्या जो भी ये काम कर रहा है वो उस काबिल है या नहीं, उसकी एबिलिटी है इस काम को करने की या नहीं। तो मेरा उत्तर होगा नहीं। भविष्यवाणी डिकोड करने का एक तरीका होता है। अगर वह एक लाइन की, एक पॉइंट की है तो आप आराम से डिकोड कर लोगे सत्य है या गलत। उस समय पे सत्य होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत है। पर अगर उन्हें पूरी धरती को ही कवर करना है, पूरी धरती को ही इफेक्ट करना है, तो फिर किसी का भी उन्हें डिकोड सही से कर पाना मुश्किल है। पर हाँ, सत्य और असत्य आप पता कैसे करें, कैसे उस सिचुएशन में आ जाए कि आप सही बात पता कर पाए, वो आपको बता देते हैं। कोई भी एक भविष्यवाणी या परिस्थिति को आप मुख्य मान लीजिए, जिसके भी आप सबसे निकट हो, जिसे आप सही से समझ पा रहे हो। कल्कि की कहानी को समय बीत चुका है, पूरी गुप्त लीला भी बीत चुकी है। जब हम वैश्विक समीकरणों से कहानी को समझते हैं, मतलब थर्ड टेम्पल, एंटीक्राइस्ट, कली, दज्जाल, तो हम भारत के समीकरणों को हल्का कर देते हैं। मतलब फिर हमारा ध्यान जो भारत में हो रहा है या तो उससे हट जाता है या फिर कुछ हल्का पड़ जाता है। कल्कि के आने के लिए कुरुक्षेत्र बन चुका है, सबका ध्यान अभी इजराइल ईरान पर है, पर असली जो खेल होना है वो भारत में ही होगा। अब अगर इस समय पर आप भारत को लेफ्ट करके थर्ड टेम्पल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। ऐसे ही आप उस तरफ से देखिए, कोई इजराइल, ईरान या गाजा में रह रहा हो, उसके लिए वहां के मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। रोज बम फट रहे हैं, युद्ध की स्थिति है। वह अभी कौन मसीहा किस रूप में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उस पर अभी ध्यान देने की स्थिति में नहीं है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है, पर आप पीछे के आधार को याद रखते चलिए। जो प्लेयर इस पूरे खेल का केंद्र बिंदु है, वह संयोग, किस्मत या प्लानिंग, कुछ भी कह लीजिए, भारत से है या भारत में है कल्कि। अब टाइमलाइन बढ़ाइए मत। 2027 जून की टाइमलाइन है कि मोदी जी बस वहीं तक सत्ता में रहेंगे, वह पूरी तरह सत्य है। और हर गुजरते हुए दिन के साथ एक करके यह दिन कम ही होते जाएंगे। तो इस समय के फाइनली आने से पहले 2-3 घटनाएं होनी ही होनी है। एक तो कल्कि सबके सामने आएंगे, सबको समझ आना शुरू हो जाएगा कल्कि है कौन। दूसरी घटना है, वह प्रकृति हर जगह तांडव करना शुरू कर देगी, कर भी रही है। युद्ध वगैरह सब बढ़ते ही चले जाएंगे, वह सब भी हो रहा है। पर एक चीज और होनी है, स्थिति ऐसी भी निर्मित होती चली जाएगी कि वह कल्कि के लिए रास्ते खोलती चली जाए। देखो, कल्कि शुरू में कोई सेना लेकर नहीं आएंगे, बस एक अकेला मनुष्य कुरुक्षेत्र में एंटर करेगा और बहुत ही तीव्र गति से अपना रास्ता बनाता चला जाएगा। लोग उनके साथ बाद में खड़े होंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। वह सब एक बात है, पर शुरुआत में वह अकेले ही एंटर करेंगे, तो उनका सहयोग जो करेगा वह बस प्रकृति ही करेगी। अब प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं, कल्कि के ऊपर में आने का समय हो रहा है, एंट्री बिजनेसमैन के तौर पर ही लेंगे, और जहां उन्होंने एंट्री ली उनकी चीजें भी हल्की नहीं होंगी। पर जहां पर वह इन 2 बिजनेसमैन के लिए खतरा बने, अंबानी और अडानी, जो भारत पर राज करते हैं, वही सरकार कल्कि के अगेंस्ट हो सकती है। अब जब मैं इन चीजों को समझने की कोशिश करता था, प्रकृति पर ब्रह्म की कहानी को, तो ठीक है, मुझे कल्कि के डील करने के तरीके पर विश्वास तो है कि वो सिचुएशन संभाल ही लेंगे। पर फिर भी इतना मुझे पता है, कल्कि एक हद के बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रुक सकते नहीं, भाग्य में उनके है नहीं रुकना। फिर उस केस में होगा क्या, टकराव। तो एक जो मुझे समाधान कल्कि की तरफ से नजर आता था वह यह था कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो कल्कि भारत के बाहर अपना ऑफिस खोल देंगे या फिर वहीं से ऑपरेट करेंगे। अब इस उत्तर के साथ कई दिक्कतें थी। कल्कि भारत भूमि को अगर लेफ्ट कर देंगे तो यह क्या सही है, पर फिर उत्तर भी हमारे सामने था। कल्कि की नियति में लिखा है सारी दुनिया का कंट्रोल लेना, तो वह तो उन्हें वैसे भी आगे का सफर तय करना होगा, पर फिर भारत से दुनिया कंट्रोल में लेने का सफर तय करना और पहले ही भारत लेफ्ट कर देना और फिर दुनिया में कंट्रोल करना, दोनों ही बातों में बहुत अंतर है। पर उत्तर हमने प्रकृति और समय पर लेफ्ट कर दिया। अब आप आज भारत की स्थिति देखो, भारत के दोनों बिजनेसमैन आपस में उलझे पड़े, और यह अकेले नहीं उलझे पड़े। अमेरिका अंबानी के साथ है और भारत सरकार अडानी के साथ दिखाई दे रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं। मामला बहुत ही कंफ्यूजन भरा होता जा रहा है। संघ भी अंबानी के साथ दिखाई पड़ता है, मतलब मोदी के खिलाफ, पर क्या फिर संघ विपक्ष का समर्थन करेगा, वह भी संभव नहीं है। विपक्ष को मौका दिखाई दे रहा है, पर विपक्ष आपस में उलझी पड़ी है। और चलो अगर जीत भी गए तो आपस के मसले कैसे सुलझाएंगे। आपको पता है यह परफेक्ट मोमेंट बन रहा है कल्कि की एंट्री का।
मतलब जो सबसे बड़ा प्रश्न था कल्कि के सामने कि कल्कि की राइजिंग को कैसे लिया जाएगा, जब वह अडानी और अंबानी के सामने आकर खड़ी होगी, प्रकृति उसका उत्तर बनाई दे रही है। मतलब अब सब आपस में उलझ रहे हैं, बस यही है समय। अब आपको अगर यह लग रहा है कि ये सारा मसला जो चल रहा है ये जल्दी निपट जाएगा या इस पर विराम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अब कहानी अगर शुरू हो चुकी है तो फिर अंजाम तक पहुंचेगी ही और अपना समय भी लेगी। तो यह कल्कि की राइजिंग का समय है। अब इस बात के बहुत गहरे अर्थ है। प्रोजेक्ट क्या आएगा, जनता के बीच में पूरी कहानी चलेगी, प्रकृति का संदेश कल्कि को मिलना चल चुका होगा। अब एंट्री लो, यही समय है। तो भारत में अब एक तूफान की सी स्थिति बन रही होगी। सब अपने आप को बचाने में, अपनी चालें सुरक्षित करने में व्यस्त हैं, पर जो आने वाला है उसके लिए कोई तैयार नहीं। अब ऐसे में थर्ड टेम्पल या एंटी क्राइस्ट या सेकंड कमिंग डिकोड करूं तो कहने को तो मैं दूसरों की तरह से कुछ भी कह सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि जनता भूल जाएगी, पर उससे ना तो आपकी चेतना का कोई विकास होगा और मेरे साथ जो श्रोता कनेक्ट है वह भी ऐसे ही होते जाएंगे। जो लोग हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं वो गहराई में तो किसी भी एक टॉपिक के नहीं पहुंच पाते, पर वो जो भी कहते हैं आप सुन लो। यह तो हो गया एक उत्तर। अब हम आपको प्रकृति पर ब्रह्म कल्कि की चेतना की तरफ से क्या कहानी चल रही है वो उत्तर दे देते हैं। देखो, जो परब्रह्म है वह कल्कि के अंदर भी है, पर फिर भी कल्कि और परब्रह्म के बीच में कुछ उलझन सी है। कल्कि की शिकायतें हैं परब्रह्म से कि वह एक नॉर्मल लाइफ जी सकते थे पर उन्हें जीने क्यों नहीं दी गई। और परब्रह्म की उलझन है कल्कि से कि कल्कि आखिर यह क्यों नहीं समझ पा रहे कि परब्रह्म ने धरती पर आने की सोची तब वह धरती पर आए, नहीं तो उनका आने का कोई कारण ही नहीं। अब थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बात है, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आए तो। जिसके साथ परब्रह्म और प्रकृति हो उसके ऊपर कितनी भी समस्या आ जाए वो बड़ी बड़ी चीजों की टेंशन तो लेगा नहीं। उसे पता है सब हैंडल हो ही जाएगा। जो पता है हैंडल होना है वह भी हैंडल हो जाएगा और जो नहीं पता वह भी हैंडल हो जाएगा। तो कल्कि को बड़ी बड़ी चीजों की टेंशन नहीं रहती, छोटी छोटी की रहती है। आज मोमोज खा लिए जाए, आज बाहर खाना बहुत हो गया, अब घर में जो खाना बच जाएगा उसे लेकर सुन लिया, पार्टी कर ली। तो ये जो परब्रह्म और कल्कि के बीच में जो मसले होते हैं वो बड़े बड़े टॉपिक्स को लेकर होते हैं। मतलब कल्कि यह कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए कमांड लेने तक का मामला शांति से हैंडल करेंगे, और परब्रह्म कह रहे हैं नियम मत बना। कल्कि कह रहे हैं अगर इस तरह से काम करेंगे तो सामने आ जाएंगे, परब्रह्म कह रहे हैं तो आने दे। पर यह विवाद हल्की चीजों में नहीं दिखाई देता, कहीं कोई पार्टी चल रही दोनों ही साथ है। अब इन दोनों के बीच में एक पैक्ट है। पैक्ट मतलब एक संधि टाइप की है। वह पैक्ट यह है कि कल्कि कुछ भी जानने की कोशिश करेंगे या करते जिसका रिलेशन उससे सीधा सीधा ना हो। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। पैक्ट यह है कि कल्कि कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करते या करेंगे जिसका रिलेशन उनसे सीधा सीधा ना हो। मैंने बोला आपने विश्वास पर मान लिया, ठीक है, पर आज समय है तो समझा रहा हूँ, कारण भी समझ लीजिए वह पैक्ट क्यों बना। कल्कि एक साधारण मनुष्य हुआ करते थे हमारी और आपकी तरह से, फिर एकदम से उनकी लाइफ बदली और बदलती चली गई। उनकी कहानी में परब्रह्म और प्रकृति की एंट्री हो गई। अब वो जो एंट्री थी उससे उन्होंने जो भी समझा था, पढ़ा था, सीखा था, वह सब तो मिट्टी हो गया। अब उनके सामने एक नया जीवन गढ़ा था। कल्कि के सामने एक ऐसा उत्तर था जिसका प्रश्न भी उन्होंने नहीं पूछा था। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको ऐसा उत्तर दे दे जिसका प्रश्न भी आपने ना पूछा हो और आपकी सारी जिंदगी बदल जाए, तो हो सकता है आप सोचो कि ये प्रश्न मैंने तो पूछा ही नहीं, उत्तर क्यों दे दिया इसने। कल्कि के साथ यही हुआ। तो कल्कि उस दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी स्थिति में चलेगा कि जिस चीज का उनसे सीधा सीधा लेना देना ना हो वो उस प्रश्न का उत्तर मांगते ही नहीं है, करते ही नहीं है। एक तरह से आप ये कह लो कि उनकी जिंदगी में सारे प्रश्न ही खत्म हो गए। अब ये थर्ड टेम्पल वगैरह सब ऐसे ही टॉपिक हैं। जब वह नहीं समझ रहे तो हम क्यों समझे। ऐसा नहीं मैं गूगल पर सर्च करके आपको नहीं बता सकता हूँ, पर इतनी मेहनत मैंने पिछले 15 सालों में तो नहीं की। आप मुझसे कल्कि लीला की कहानी पूछ लो और उससे खुद अंदाजा लगा लो कब क्या होना है। अगले 4 महीने में जो इस साल के खत्म होने को रह गए बहुत कहानियां घूमेगी, और जिसका भी यह प्रश्न है शायद आपको भी क्लियर हो जाएगा बाई फेस और कर्मों के द्वारा कल्कि है कौन। और फिर उसी के साथ आपको कुछ और बातें क्लियर हो जाएंगी। जो भी कल्कि है वह समझौता तो नहीं करेंगे। यह पूरी धरती एक एक करके सारे देश उनके कंट्रोल में जाने, सारे के सारे। तो वह यह नहीं देखेंगे कि थर्ड टेम्पल बना के नहीं बना, या प्रेडिक्शन फिट बैठ रही है कि नहीं। यह प्रश्न कल्कि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है,
पर आप एक प्रश्न पूछ सकते हो, मनी मन पूछ लोगे तो उत्तर दे देता हूँ आपके प्रश्न का। प्रश्न होगा आपका कि इंसानियत भी कोई चीज होती है, थर्ड टेम्पल, पीस ट्रीटी, यह सब कुछ तो इनका लेना देना होगा। तो सुनिए, इंसानियत का थर्ड टेम्पल या एंटीक्राइस्ट या सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। इजराइल का जो धर्म है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और बाकी सबको हीन। मतलब ना तो भारतीय संस्कृति की इज्जत करते हैं वो, ना हमारे ईश्वर की, वह बस अपनी करते हैं। और जिन अरब देशों से वह घिरे बैठे हैं वह मुस्लिम भी, आप ऐसा ना सोचिए कि वो हमारे विचारों को जगह दे रहे हैं, जगह देने के लिए बैठे हैं। तो थर्ड टेम्पल किसी का भी टॉपिक नहीं है, आप उससे लिंक कर सकते हो सकता है वह सत्य भी हो जाए। उदाहरण के लिए मैं कली के चेहरे को नहीं सर्च कर रहा, पर गुजरते समय के साथ मुझे क्लियर हो चुका है ट्रम्प कली का मुख्य चेहरा ही है। वह शायद पीस ट्रीटी करवा देगा और ऐसी कुछ खबरें भी आ रही कि थर्ड टेम्पल भी शायद बनने के प्रोसेस में आ रहा है। पर यह प्रकृति के दूसरे काम है, मतलब साइड वाइज होते रहेंगे। पर कल की लीला में इसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। चलो आपको एक कारण और बताता हूँ क्यों नहीं है। ये तो सामान्य ज्ञान की बातें, सब कहते हैं कि कल की सारी धरती अपने कंट्रोल में ले लेंगे और एक नया सिस्टम रखेंगे। साधारण सी बात है, वह जिस भी धर्म से होंगे फिर वही धर्म मुख्य रहेगा, बाकी सब धर्म उस धर्म के नीचे आ जाएंगे। तो मान लो कि हम सही हैं, वह हिंदू ही हैं, भारत से ही होंगे, तो फिर थर्ड टेम्पल क्या है? एक धार्मिक स्ट्रक्चर। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, इमाम मेहदी कौन है? मुस्लिम्स की मसीहा। तो एक बात बताओ, जब केवल सनातन का ही भविष्य आने वाला है तो फिर हर एक धर्म उस छाव में छुप जाएगा या गायब हो जाएगा? फिर क्या मतलब थर्ड टेम्पल, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, इन सब का क्या मतलब है? फिर मतलब इसलिए था क्योंकि जिसकी समझ में जैसी आई उसने वैसे लिख दिया, बोल दिया, तो मतलब तो था। पर पूरी किसकी समझ में आई? नोस्ट्राडामस की। वह भी तो वहीं का था, यूरोप का। कल की अच्छे हैं बुरे हैं, यह इस बात पर बहुत तय करेगा कि आप कल की लीला में कहाँ खड़े थे। क्योंकि जो होने वाला है ना, वह आप कल्पना नहीं कर पा रहे अभी। वह उस चीज को जड़ से ही खत्म कर देंगे जो कल को अगर बची रहेगी तो कोई बुराई ला सकती है, तो उसमें पूरा मिडिल ईस्ट भी चला जाएगा। इसलिए मैं भविष्यवाणी में नहीं जाता। भारत में भी बहुत कुछ होना है, तूफान आने वाला है और वही फिर ग्लोबल बन जाएगा। थर्ड टेम्पल बने चाहे ना बने, पीस ट्रीटी हो चाहे ना हो, 21 सितंबर या दिवाली आखिरी डेट है, वह 7 साल का समय शुरू हो जाएगा, जिसके बाद धरती पूरी तरह सतयुग में एंटर कर जाएगी। हो सकता है 5 साल में ही कर जाए, पर 4 सेफ साइड 7 साल ले लो। दूसरी बात, जितनी भी महिलाएं मेरे कमेंट सेक्शन में इस बात को लेकर उलझ रही हैं कि कल की एक शादी होगी या 2, और अपने अपने मत रख रही हैं क्या सही क्या गलत, मैं कई बातें आपको इसलिए नहीं बताता कि एक तो YouTube पब्लिक प्लेटफॉर्म कुछ ज़्यादा ही है, वह तो राघव की वजह से सब फालतू ब्लॉक हो जाते हैं, तो सिक्योर सिस्टम है। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है, इसके बारे में अभी कोई बात करना ठीक नहीं है। समय आने पर आपको सत्य बताएंगे। पर ईश्वर की लीला में क्या सही और क्या गलत ये हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरी कहानी नहीं पता होती। जब हमको पूरी कहानी पता होगी तब हम शायद सही गलत समझ पाए। दूसरी बात, जो मार्केटिंग का काम मैंने बोला, उसमें मार्केटिंग नहीं होने जा रही है, वो बस एक कवर है कि प्रोजेक्ट के आ जाए। और एक आखिरी प्रश्न, क्या कल के हमारे वीडियो देखते हैं? हमारे जो वीडियो हैं वह तीनों दिखते हैं, प्रकृति, परब्रह्म, कल की। चलो इसका भी आपको उत्तर दे देते हैं। कई बार दे चुके हैं, आज और सही, शायद आज कुछ नया सा लगे। यह चैनल इसलिए खुला था क्योंकि कल्कि के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। प्रकृति परब्रह्म की तरफ से एक चीज क्लियर हो गई थी, या तो वो समय रहते ओपन में आने की लीला खुद रच ले, नहीं तो उनके पास फिर समय खत्म हो जाएगा और उन्हें फिर जल्दीबाजी में आना होगा, फिर वो प्लान भी नहीं कर पाएंगे। तो कल्कि ने उस बात को मान लिया और अपनी प्रकट लीला खुद ही रच दी। हमारे पास आभास आ गया और हमने चैनल खोल दिया। अब आपके पास कोई भी वीडियो आता है तो पहले से प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि तीनों ही देखते हैं। देखो, आप लोग मुझे सुनते हो, विश्वास करते हो, तो मेरा कर्म और धर्म है कि मैं अगर आपको सत्य पूरा नहीं बता सकता तो मिथ्या भी ना बताऊं। आपने देखा मैं कल्कि क्या सोच रहे हैं, प्रकृति और परब्रह्म किसी स्टेज पर है, वह क्या सोच रहे हैं, तीनों की बातें तीनों की तरफ से रख देता हूँ। चाहे चैनल खुला कल्कि के आभास से हो केवल, पर जब खुल गया तो धर्म यही कहता है कि फिर तीनों की बातें रख दी जाए। फिर जब ये वीडियो बन जाता है तो इसे आप जैसे मान श्रोता देखते हैं, फिर ट्रॉलर्स भी देखते हैं, और कली के वह चेहरे भी जिन्होंने कल्कि को निपटाया था। चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं बोलूं
और हाँ और हाँ, मैं बोलूं कुछ भी, आप लोग विश्वास केवल अपने विवेक पर ही कीजिएगा। बोलने का तो कोई कुछ भी बोल सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।